हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज क्रिसमस है और हमारा जो पार्ट 7 है इस बुक में वो हम आज खत्म कर रहे हैं। पार्ट 7 में क्या थे? सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो चैप्टर छोटा सा ही है, एडवोकेट जनरल, तो इसमें तो कुल मिला के अगले 4 से 5 पन्नों में चैप्टर खत्म हो जाएगा यहाँ पे। फिर मैंने सोचा समय है, बेनिफिट कर सकते हैं, क्रिसमस भी है, तो लास्ट में हम जाके सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का एक बार रिवीजन करेंगे। अब इस वीडियो में बने रहना। और क्रिसमस का त्योहार है तो अरे ये रहे आपके सांता क्लॉज। ठीक है, इनको दाढ़ी बना देते हैं, इनकी ये रही दाढ़ी, इनकी ये इनकी दाढ़ी बन गई। ठीक है, अब हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है सांता क्लॉज की तरफ से। ठीक है, तो क्या हुआ है कि जैसे सेंटर पे हमने लास्ट क्लास में देखा, एक अटॉर्नी जनरल साहब होते हैं जो सेंटर के लिए हाईएस्ट लॉ ऑफिसर का काम करते हैं। जब भी कोई दिक्कत आती है सेंटर को, तुरंत जाते हैं अटॉर्नी जनरल साहब से सलाह लेके आते हैं और फिर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अपनी बात रखवाने। ठीक है, ऐसे ही स्टेट के लेवल पे होते हैं एडवोकेट जनरल। अब एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, नाम अलग अलग है, काम दोनों का सेम है। ये सेंटर के लिए वो काम करते हैं, वही काम ये स्टेट के लिए करते हैं। यहां पे कैसे कल्पना करी गई? कल्पना करी गई थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 165 का क्लॉज 2 क्लॉज 3 पूरी इन्हीं की बात करता है कि इनका एक ऑफिस होना चाहिए हर स्टेट के लिए। यहां पे बात करी गई है कि एक भरपूर इनके पास सारा ऑफिस हो, सुख सुविधा हो, सारी चीजें हो, और ताकि अपना काम कर सके हर स्टेट के लिए। स्टेट माने यहां पे होते हैं सारे के सारे यूपी, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, सारे के सारे। ठीक है, अपने सारे स्टेट्स। अब कौन बन सकता है, कब बनेगा, कौन बनाएगा? तो यहां पे वही बात बोली गई जो प्रेसिडेंट वहां पे करते हैं सेंटर पे अटॉर्नी जनरल साहब के लिए। यहां पे गवर्नर मैम करेंगी एक स्टेट में, जैसे यूपी है तो यूपी की गवर्नर मैम है, इन्होंने अपॉइंट किया है हमारे एडवोकेट जनरल का। है एडवोकेट ये भी, और ये स्टेट के लिए जा जाके हर जगह अपने रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे अभी 1-2 साल पहले जब ताजमहल के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था इनको यूपी सरकार को कि आइए जरा, आपने ताजमहल का पीलापन रोकने के लिए क्या क्या काम किया है, लाओ बताओ। तो जब उस समय सरकार का जवाब देने के लिए कौन जाएगा? या तो कैबिनेट सेक्रेटरी जाए, कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ जाते हैं एडवोकेट जनरल भी। ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि सर हमने ये सब किया, मुल्तानी मिट्टी का पेंट लगाया, आसपास ताजमहल के जितनी इंडस्ट्रीज थी, फैक्ट्रीज थी, जो टैनरीज थी, ये सब थी, जो एसओएक्स, सल्फर ऑक्साइड्स कंपाउंड या नॉक्स कंपाउंड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स अलग अलग, NO2, N2O3, NO3, ये सारी की सारी, इन सब को ये सारे गैसेस निकालने वाली इंडस्ट्री को हमने हटाया है। हमने ये सब किया है कि ताज कॉरिडोर में कोई भी मतलब ज्यादा पेट्रोल और डीजल वाले व्हीकल ना चले, तो हमने ईवी चलवाई हैं। ये सब इन्होंने बताया। अब ऐसा नहीं है कि सरकार खुद जाके बात करके आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट से, नहीं, देयर इज अ प्रोसेस टू इट। तो जाएंगे कौन? जाएंगे एडवोकेट जनरल। ये लेटेस्ट एडवोकेट जनरल हैं, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है पिछले साल 11 मई 2022 को, ये आई थी रिपोर्ट। ठीक है, अब कौन बन सकता है? बनेगा वही जिसके पास क्वालिफिकेशन हो टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट का जज बन सकता है वही एडवोकेट जनरल भी बन सकता है। अब ये नहीं कि हाई कोर्ट का जज ही आए, नहीं, जरूरत नहीं है। हम इतना जानना चाह रहे हैं कि क्या आप भारत के नागरिक हो? ठीक है, क्या आप इतनी काबिलियत रखते हो कि आप एक हाई कोर्ट में आ सको? हाई कोर्ट में आने के लिए भाई क्या चाहिए कि आप एक जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया हो आपने 10 साल के लिए, या आप एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट के फॉर 10 ईयर्स। दोनों में से अगर कुछ भी है तो आप हाई कोर्ट के जज बन सकते हो। ठीक बात है, वही पर्सन एलिवेट हो सकता है या अपॉइंट हो सकता है फॉर एडवोकेट जनरल के ऑफिस के लिए। ठीक है, कब तक ये रह सकते हैं, क्या क्या, कितने समय तक, नहीं बता रहे। यानी कि इनका जो टर्म है वो अनडिफाइंड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तभी तक रहते हैं अटॉर्नी जनरल साहब की तरह जब तक सरकार चाहे, जब तक गवर्नर साहब यहां पे स्टेट के अंदर, जब इनका मन करे इनको हटा देंगे, जब इनका मन करे दूसरा बना के ले आएंगे। ठीक है, अब क्यों हटाए जाएंगे अगर कभी हटाना हो तो नहीं बताया, ये भी नहीं बता रहे। संविधान ने इसकी भी कल्पना नहीं करी। संविधान ने कहा अब देख लेना अपने हिसाब से, आपके ही ऑफिसर है, आप ही का काम करना है इनको, तो अपने हिसाब से इनको डील करो। ठीक है, तो इसका मतलब कैन बी रिमूव बाय द गवर्नर एट एनी टाइम, किसी भी समय पे, किसी भी मौके पे। कोई जरूरत नहीं है बताने की क्यों हटा रहे हैं, बस हटा दिए। और ये खुद ही चले जाएं चाहे तो, मे ऑल्सो क्विट हिज ऑफिस। ये अपना अगर ऑफिस का रेजिग्नेशन देते हैं तो ये अपना रेजिग्नेशन देंगे टू द गवर्नर, जिन्होंने इनको अपॉइंट किया है, जिन्होंने इनका अपॉइंटमेंट किया है, यानी कि स्टेट का हाईएस्ट चेयर, हाईएस्ट ऑफिस, जो कि राज्यपाल साहिब या मैम, तो इन्होंने अपॉइंटमेंट किया है। अब ये अपना रेजिग्नेशन अपने से जूनियर को नहीं देंगे या सीएम साहब को नहीं देंगे, ये देंगे उन्हीं को जिन्होंने अपॉइंट किया। ओके, ठीक है। कितना इनको सैलरी मिलती है, कितना अलाउंस मिलता है, नहीं बता रहे, ये भी नहीं बताया गया। ये डिटरमाइन किया जाता है राज्य सरकार द्वारा, एज द गवर्नर मे डिटरमाइन। यहां पे जब जब गवर्नर का जिक्र हो रहा है, इसका मतलब है
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ व्हाट ऑफ स्टेट्स, यानी कि उस स्टेट की जो सरकार है, जो गवर्नर साहब की सील के द्वारा अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है, वो तय करेगी कि इनको कब हटाना है, इनको कितना पैसा मिलेगा, ये कब तक एंजॉय कर रहे हैं गवर्नर साहब का प्लेजर। ठीक बात है, ये हुआ बात समझ में। ठीक है, अब एक बार ये आ गए ऑफिस में, अब क्या काम करेंगे ये? देन एज द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट, इनकी ड्यूटी है, इट इज द ड्यूटी, क्या ड्यूटी है? ड्यूटी ये है कि आप मैटर सुलझाइए सरकार के, जो सरकार के पास कोई पेचीदा चीजें फंस गई हैं उनको आप निकालो। कई बार स्टेट सरकारों की गले की फांस बन जाती है कोई केस, बहुत बार लोअर हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक फैसले जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाने के लिए फिर ये जाएंगे राज्य सरकार के वकील, हाईएस्ट वकील। ठीक है, अब टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट अपॉन सच लीगल मैटर्स विच आर रेफर्ड टू हिम और हर बाय द गवर्नर, कि गवर्नर साहब के थ्रू, मतलब गवर्नर साहब के जो राजभवन होता है वहां से लेटर आया, लेटर में लिखा हुआ है कि मी गवर्नर, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एक ये मौका फंसा है हमारे लिए, इसको सुलझाना है, क्या करें, क्या करना है बताओ? कोई लीगल मैटर, कोई हमारा अड़ रही है चीज, कि कहेंगे गवर्नर साहब, फिर एडवोकेट जनरल साहब कहेंगे मैं आता हूं, मिलता हूं आपसे, मैं बताता हूं। ठीक है, इसके बाद टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइन टू हिम बाय द गवर्नर, यही राज्य की सरकार मतलब गवर्नर साहब के ऑफिस के थ्रू, ऑफिस के माध्यम से इनसे बात कर रही है कि आप एक काम कीजिए, हमारे को हम कुछ ऐसे हमारे पास और इशू आ रहे हैं जिन पे हमें जो है एक लीगल ओपिनियन चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि इस पे आप केस लड़ने चले जाओ, नहीं, हम चाह रहे हैं कि हम कितने सही हैं कितने गलत हैं, क्या हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ऐसी कोई बात, या कोई और फंक्शंस, कुछ और अपने अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन्हें डिस्चार्ज करनी हो, जो सरकार इनसे कहे या संविधान इनसे कहे, दोनों चीजें। ठीक बात है, ये भी करेंगे वो। दैट मीन्स कि पहली बात तो ये कि इन सर्विस ऑफ द स्टेट ये हैं, अच्छा ठीक है, इन सर्विस ऑफ द स्टेट, कैपिटल स्टेट, ठीक है, ओके। और कब तक रहेंगे? जब तक सरकार का मन करे तभी तक रहेंगे। कन्वेंशन ये कहता है कि ये तब चले जाएंगे जब सरकार चली जाएगी। ठीक बात है। अब जो एडवोकेट जनरल हैं, जब ये अपने ऑफिस में है, अपने पोजीशन पे हैं, तब इनके पास अधिकार है बोलने का, कहां पे, और पार्ट लेने का प्रोसीडिंग्स में जो होती हैं राज्य की विधानसभा या विधान परिषदों में। कुछ राज्यों में विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो अब जो जहां पे दो हाउसेज हैं वहां पे एडवोकेट साहब जब चाहे तब जा सकते हैं और वहां जाके अपनी बातें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको जब बुलाया जाए तभी आए, नहीं, ही हैज द सर्टेन राइट, ही हैज द फंडामेंटल राइट कि आप जाइए वहां पे, क्योंकि आप राज्य सरकार को डिफेंड करोगे। बहुत बार हो सकता है लॉ मिनिस्टर भी या लॉ सेक्रेटरी भी ऐसे जवाब का आंसर ना दे पाए जो ये दे सकते हो। ठीक बात है। देन सॉरी, जो विधानसभा है, ये विधानसभा में बैठेंगे, ये जाएंगे, अपनी बात रख के आ जाएंगे, कह देंगे साहब ऐसा है, सरकार ने जो फैसला लिया था उसका लीगल पक्ष ये है, या हम वही कर सकते थे जो लीगल क्षेत्र में हम कर सकते थे, हमने कोई इलीगल काम नहीं किया। विधानसभा में भाई कई सारे विधायक होंगे जो सवाल पूछेंगे कि सरकार ने ऐसा कैसे किया, सरकार ने कैसे लैंड एंक्रोचमेंट हटाया है और लोगों को डिस्प्लेस किया है, तब ये जाके बता सकते हैं जवाब कि सर हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अधिकार है पब्लिक जमीन को वापस लेने का। अच्छा ठीक बात है। और ये राज्य विधानसभा की किसी भी कमेटी के मेंबर हो सकते हैं जब बुलाए जाएं, व्हेन ही इज नेम्ड अ मेंबर, जब बुलाए जाएं। विधानसभा में बैठना, ये विधान परिषद में बैठना इनका अधिकार है, यस, पर किसी विधानसभा की कमेटी का हिस्सा बनना, जैसे होती है ना विधानसभा कमेटियां होती हैं बहुत सारी, जो कोई स्पेशल कमेटी बनती है, कोई एडहॉक कमेटी बनती है, कोई परमानेंट कमेटी बनती है विधानसभा की, तो उन कमेटियों में ये तब जाएंगे जब इनका नामांकन हो गया हो, जब इनका नेम हो गया हो एज अ मेंबर कि हाँ अब एडवोकेट जनरल भी इस कमेटी के मेंबर है। पर ये जाए जरूर, विधानसभा में जाए चाहे कमेटी में जाए, बैठे, खूब बैठे, बातें करें, सब कुछ करें, पर ये आप राइट टू वोट नहीं है आपके पास, क्योंकि आप राज्य के लोगों द्वारा चुन के नहीं आए हो। तो अब राज्य के लोगों के लिए या भलाई के लिए या बुराई के लिए आप कोई भी डिसीजन में भागीदारी नहीं लोगे, अपना वोट नहीं दिखाओगे कि हाँ मैं इसके साथ हूं या मैं इसके खिलाफ हूं, नहीं, क्योंकि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में बैठे हो, आप अपॉइंट किए गए हो बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आवर पीपल। तो अब आपके पास एक चीज हम नहीं दे रहे हैं जो है राइट टू वोट, ये मत रखो आप अपनी बात कह के जाओ, बस इतना बहुत है आपसे। ठीक है। नाउ ही ऑल्सो एंजॉयज ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज जो एक एमएलए को मिलती है, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर।
एक एमएलए को जो जो सुख सुविधा, जो जो सारी चीजें मिलती हैं वो सब इनको मिलेंगी मिलेंगी, एटलीस्ट ये तो मिलेंगी ही मिलेंगी। इसके आगे कुछ होगी तो हो सकता है वो भी मिल जाए। नाउ हो गया हमारा चैप्टर खत्म। लो इतना सा चैप्टर था, अब कितने 10 मिनट में चैप्टर खत्म हुआ है। हम अब बात करेंगे कि जो हमने इतना सारा पढ़ा है पीछे से लेके अभी तक, ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज हैं, इनकी कॉम्पोजिशन, इनका अपॉइंटमेंट, इनका टेन्योर, इनका रिमूवल और इनका रीअपॉइंटमेंट सब देखेंगे हम, एक बार रिवीजन हो जाएगा यही के। नाउ इलेक्शन कमीशन जब बात करते हैं हम तो कौन होते हैं इसमें? इसमें होते हैं 1 CEC, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स जिनका नंबर फिक्स नहीं है, इट इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। कोई एकदम ऐसा एक्यूरेट नंबर नहीं लिखा है कि यही चलेगा, नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। अभी कितने हैं? 1 प्लस हाउ मेनी? ओके बताना जरा। नाउ ठीक है, अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति जी कर रहे हैं, रिमूवल भी राष्ट्रपति जी करेंगे, सही बात है। और क्या ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं? नो। अब इनका टेन्योर या तो ये 6 साल तक रह ले अपने ऑफिस में, या अगर 65 के हो जाए तो 65 तो फिर जो पहले पड़ जाए। अगर आप 58 की एज पे आए हैं, देन 58 6 64, तो आप 64 की एज तक वहां रह सकते हो। पर अगर आप मान लीजिए 62 की एज पे आए हैं ऑफिस में, तो आप खाली 3 ही साल और रह पाओगे, क्योंकि आप 65 के हो जाओगे फिर। ठीक बात है। इधर हम चले अपने सपने की तरफ, तो हमारे सपने ने बताया हमको कि हमारे सपने की कॉम्पोजिशन है एक चेयरमैन और बाकी अदर मेंबर्स। अभी कितने हैं मेंबर्स बाकी? नाउ अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट, रिमूवल प्रेसिडेंट। अब रिमूवल का यहां पे ये नहीं बताया गया था इलेक्शन कमिश्नर में कि क्या ये अपने आप से रिमूव कर दो, सरकार जब चाहे तब हटा दे, नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, क्योंकि ये ऐसे बुलवार्क है। मैंने आपको बताया था ना एक वर्ड, बुलवार्क। तो बुलवार्क क्या होता है? बुलवार्क होता है जो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के लिए एक मजबूत पिलर है। अब ऐसे बुलवार्क ऑफिसेस को आप तुरंत तुरंत रातों रात नहीं हटा सकते हो। इनको हटाने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर चाहिए, प्रॉपर ग्राउंड चाहिए। क्यों हटा रहे हो आप? प्रॉपर मैनर चाहिए। देन ग्राउंड्स एंड मैनर एज ऑफ द सेम एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के रिमूवल के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल के लिए क्या ग्राउंड्स होते हैं? बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स होते हैं कि पहले कमेटी बनेगी, कमेटी ये तय करेगी, 2 ही ग्राउंड्स हैं खाली, वो सारी बात है। कौन कौन से ग्राउंड है वो? नाउ इधर यूपीएससी में अगर आपको हटाना है किसी मेंबर को या चेयरपर्सन को, दैट मीन्स कि आप उनको तब हटाओगे जब या तो वो इंसॉल्वेंट हो जाए। इंसॉल्वेंट माने कि वो दिवालिया हो गए हैं। वो दिवाली नहीं, दिवालिया। दिवालिया माने होता है बैंकरप्ट हो गए हैं, कि बैंकरप्ट होने की वजह से प्रॉब्लम ये है, अगर आप बैंकरप्ट हो गए और आप सरकारी ऑफिस में हो, तो आप देखते हो कि आपके सामने आता है 2-2 3-3 4-4 करोड़ का ऑर्डर, और ऑर्डर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पास हो जाता है। अगर आप बैंकरप्ट हो तो आप उस पैसे को आता जाता देखोगे तो आपका मन डामाडोल हो जाएगा। ये हो सकता है तो आपको पता है कि मैं इतना सारा पब्लिक का पैसा देखता हूँ रोज, आता जाता रहता है, और मेरे अकाउंट में जो है 15 रुपए बचे हैं खाली, लो। तो हो सकता है कि आप तब आपका दिमाग ठीक ना रहे, आप कुछ और सोचने लग जाओ, ऐसी बातें जो नहीं सोचनी चाहिए। ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर आप किसी और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में लिप्त पाए गए, ठीक बात है, अनफिट हो गए इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, या प्रूव्ड मिसबिहेवियर आपका फाउंड हो गया कि आपने मिसबिहेव किया है, और ये मिसबिहेवियर प्रूव्ड है। अब मिसबिहेवियर में क्या आ सकता है? मिसबिहेवियर में कुछ भी आ सकता है। उन्होंने किसी सिपाही को चाटा मार दिया, या उन्होंने किसी आदमी से बदतमीजी कर दी। एक मिसबिहेवियर ये भी है कि उन्होंने सरकार के किसी कॉन्ट्रैक्ट में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। सरकार ने किसी कॉन्ट्रैक्ट दिया था किसी वेंडर को, और ये कह रहे हैं, जो बाद में पता चला 1-2 साल बाद, कि ये वेंडर तो इनका कोई चचेरा भतीजा निकला, कुछ निकला, लो। तो ये सब चीजें मिसबिहेवियर है। क्या ये बाद में रीअपॉइंट हो जाएंगे? नहीं। मतलब अगर अपना इनका कार्यकाल पूरा अपना हो गया, उसके बाद सेकंड टर्म के लिए एलिजिबल है? नो। सेम एसपीएससी, जब हम स्टेट के पीएससी की बात करेंगे तो वहां पे हर स्टेट में अपने अलग अलग होते हैं, एक चेयरमैन होते हैं, अदर मेंबर्स होते हैं। ओके, दे आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर। एज इनकी कम है, 62 साल तक ये काम कर सकते हैं। यहां के लोग 65 साल की एज तक काम करते हैं, यहां पे 62 या फिर 6 साल जो पहले हो जाए। इनका रिमूवल सेम एज यूपीएससी, रिमूवल सेम है, एंड ये भी रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं। ये याद रखना, यूपीएससी और एसपीएससी के जो चेयरपर्सन और मेंबर्स होते हैं, दे आर इनका रिमूवल होता है बाय द प्रेसिडेंट। यहां पे इनका अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर के द्वारा, पर इनका रिमूवल होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये याद रखना, ये अटक जाएगा क्वेश्चन कहीं भी। राष्ट्रपति इनका अपॉइंटमेंट, सॉरी, इनका रिमूवल करते हैं। नाउ अटॉर्नी जनरल, इनके बारे में नहीं बताया कितने अटॉर्नी जनरल होने चाहिए, बताया है क्या? हाँ बताया तो है, एक ऑफिस तो होना चाहिए अटॉर्नी जनरल का, ठीक है, पर कॉम्पोजिशन नहीं बताया गया कि अटॉर्नी जनरल के साथ कितने सॉलिसिटर जनरल, कितने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये सारी चीजें, ये सब नहीं बताया गया है।
फिर अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा, टेन्योर नहीं पता, जब तक मन करे तब तक रहेंगे। रिमूवल बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, किस मेथड के द्वारा, किन ग्राउंड्स पे, नहीं बता रहे। और इज ही एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट? यस, एब्सोल्युटली यस। जब तक सरकार है तब तक अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी मर्जी है। इधर एडवोकेट जनरल, जब स्टेट के, कॉम्पोजिशन नहीं बता रहे, गवर्नर साहब इनको अपॉइंट करेंगे, कब तक रहेंगे नहीं बता रहे, और गवर्नर साहब ही इनको हटा सकते हैं, यानी कि स्टेट की सरकार। एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट? वेरी वेरी यस, बिल्कुल यस, एकदम। फिर स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, जो एक ऑफिसर होता है, कमिश्नर होता है, जिसको हम संविधान कहता है कि एक ऑफिसर होना चाहिए जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए बात करे। नाउ कमिश्नर इनको बोलते हैं कि एक ये सीएलएम साहब है, इनका हमने ऑफिस की लोकेशन भी देखी थी, हमने बहुत स्पेशल जगह पे है, बहुत अच्छी जगह पे है। तो कमिश्नर साहब हैं, उनके नीचे होते हैं डेप्यूटी कमिश्नर, और रीजनल कमिश्नर्स भी होते हैं, एसीएलएम। कहाँ कहाँ होते हैं एसीएलएम? 3 जगह होते हैं देश में, बताओ कहाँ कहाँ होते हैं। नाउ राष्ट्रपति जी अपॉइंटमेंट करते हैं, कभी भी जितने समय तक चाहे उतने समय तक रह सकते हैं, राष्ट्रपति रिमूव करेंगे, किन ग्राउंड्स पे नहीं बता रहे। यस, एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, बहुत अच्छा काम किया है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी खुश है आपसे, यू आर एब्सोल्युटली एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। अब आगे चले हम, एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी। नाउ एक चेयरपर्सन तो सब में रहेंगे ही रहेंगे, वाइस चेयरपर्सन ये भी रहेंगे, 3 अदर मेंबर, 3 अदर मेंबर, 3 अदर मेंबर, ओके ठीक है। फिर अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के द्वारा, तीनों। जो ये तीनों कमीशंस हैं, इनको भी समय समय के बाद बढ़ाया गया। पहले इनके लिए बोला जाता था कि एक स्पेशल ऑफिसर ले आओ खाली, और स्पेशल ऑफिसर कब तक रहा है इनके लिए, एनसीएससी के लिए, एनसीएसटी के लिए, कब एक समय के बाद जाके सेपरेट हुए हैं। पहले एक ही कमीशन हुआ करता था ये, फिर इनको बोला नहीं नहीं अब तो अलग अलग रखना पड़ेगा दोनों को, ठीक है। अब इनका जो टेन्योर है डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट, तीनों का। अब राष्ट्रपति ही इनको हटा सकते हैं। ग्राउंड्स क्या हैं? इंसॉल्वेंट, अगर दिवालिया हो गए तो, अगर आपका ध्यान कहीं और निकला तो, आपने किसी और ऑफिस में इंटरेस्ट दिखाने लग गए, आप एनसीएससी के चेयरपर्सन तो हो ही हो, साथ में पता चला कि आप ओएनजीसी के भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठते हो जा जाके, ये गलत बात है। नाउ अनफिट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी ग्राउंड है इनका कि आप अगर सरकार ने या राष्ट्रपति ने अपनी कमेटी बिठाई, जांच करी, सब कुछ किया, पता चला कि आप अनफिट हो, पता चला कि आप जो है अच्छे से बात नहीं करते लोगों से, पता चला कि आपने कई बार डिसीजन ऐसे लिए हैं जो लेने ही नहीं चाहिए, जो जिनका कोई तुक नहीं है, जिनका एकदम बेतुका कोई रैशनल था, तो अब आपको हटा दिया जाएगा। रीअपॉइंटमेंट के एलिजिबल हैं? यस, एलिजिबल हैं। यहां भी रिमूवल सेम है, वही ग्राउंड्स, वही रिमूव करेंगे, राष्ट्रपति रिमूव करेंगे, और एलिजिबिलिटी है इनके पास दोबारा आने की। क्या दोबारा आने की इनके पास एलिजिबिलिटी है? थर्ड टेन्योर, थर्ड टाइम इनको मिलेगा अपॉइंटमेंट का मौका, एक बार बताना जरा। और मैं वही पूछ रहा हूं जो सब पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है। फाइनेंस कमीशन, अब ये 3 इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं, यहां पे हम बात करेंगे अच्छे से। फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन है, ठीक है, प्लस 4 अदर मेंबर्स। इन 4 अदर मेंबर्स में भी एक जगह एक स्पेशल क्लॉज है कि एटलीस्ट ये मेंबर के पास ये तो नॉलेज होनी चाहिए, किसी से नॉलेज होनी चाहिए। अगर फाइनेंस कमीशन बनाया जा रहा है तो जाहिर बात है कि हिस्ट्री की नॉलेज तो चाहिए नहीं, कुछ और नॉलेज चाहिए। क्या है वो जरा बताना। अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा, एंड इनका पीरियड डिटरमाइन होता है जब जब राष्ट्रपति चाहे। फाइनेंस कमीशन क्योंकि हर 5 साल में तो क्रिएट करना ही करना है, पर हो सकता है उसके आगे पीछे और ज्यादा कर दें, ठीक बात है। अब रिमूवल या मेथड, राष्ट्रपति जी ही रिमूव करेंगे, एंड इनका जो मेथड है इट्स नॉट फिक्स्ड, अनडिटरमाइंड, तो प्लेजर ऑफ राष्ट्रपति। क्या ये एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए? यस, एब्सोल्युटली, क्योंकि आप एक मेरिटोरियस लोग हो, फाइनेंस कमीशन के मेंबर हो आप, बहुत बड़ी बात है। इधर जीएसटी काउंसिल, अब जीएसटी काउंसिल एक फेडरल बॉडी है, हमारे जितना जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, हमारा जितना फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है देश का, उसको मजबूत करती है। इस बॉडी के पास कुछ कुछ एक्स्ट्रा जैसे कहते हैं पावर है, टेन्योर के अराउंड, अपॉइंटमेंट के अराउंड, ठीक है। कैसे? इसका जो चेयरपर्सन होते हैं वो तो होते हैं यूनियन के, सेंटर के वित्तीय मंत्री, वित्त मंत्री कह लो, फाइनेंस मिनिस्टर। अब इनके एक ये भी हो सकते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ रेवेन्यूज या फाइनेंस, ये भी आ सकते, ये एक मेंबर है इसमें। फिर इसके बाद जो स्टेट सरकारें अपना मिनिस्टर नॉमिनेट करती है एक एक, वो भी है। फिर सीबीईसी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो परमानेंट इनवाइटी हो गए। सीबीईसी क्या है यहाँ पे? और राजन मुझसे पूछ रहे थे एक दिन कि सीबीईसी तो होना चाहिए, साथ में सीबीडीटी के भी चेयरपर्सन होने चाहिए, सीबीआईसी के भी होने चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल होने चाहिए। हो सकता हो वो अपनी रिपोर्ट्स देके भेज देते हो जीएसटी काउंसिल के पास कि मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन है, प्लीज आप लोग बैठ के बात कर लो।
तो इसमें आपको दिख रहा है कि इसमें ना एक तरीके से इसमें कोई ऑफिसर वाले लोग नहीं है, इसमें सारे मंत्रीगण हैं, इसमें सारे नेता लोग हैं। अब क्या ये जीएसटी काउंसिल अपने आप बैठ के चर्चा कर लेगा इतनी? क्या इन मंत्रियों से, इन नेताओं से हम उम्मीद करें कि आप देश के जीएसटी का डिवीजन तय कर लो अपने आप से? नहीं हो पाएगा। इसलिए यहां पे फिर एक बनता है हमारा सेक्रेटेरिएट, जहां पे आप जैसे फ्यूचर ऑफिसर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है कि आओ संभालो काम, क्या क्या करना है बताओ। और सेक्रेटेरिएट के जो एक्स ऑफिशियो पर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? चेयरपर्सन, जरा बताना, मैंने बताया था। अपॉइंटमेंट, इस काउंसिल का अपॉइंटमेंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब इनका टेन्योर एक्स ऑफिशियो टेन्योर है। एक्स ऑफिशियो मानो है, इसका मतलब होता है बाय द वर्च्यू ऑफ द ऑफिस ऑफ। ये आप बार बार मेरे से पूछते हो कि इसका मतलब क्या है सर, एक बार और कई बार बता भी चुका हूं। ऑफिस उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। हाँ, बाय द वर्च्यू ऑफ द ऑफिस ऑफ। ओके, क्या हुआ इससे? मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं एक मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हूं तो मैं जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन हूं ऑटोमेटिक, बस। अब क्योंकि मैं एक स्टेट का फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता हूं, स्टेट माने कोई भी, यूपी, बिहार, राजस्थान। अब मैं इन स्टेट्स का जो भी अपना ये देखता हूं कि मैं, अच्छा क्योंकि स्टेट्स में मंत्री नहीं कहते हैं उन्हें, हम उन्हें कहते हैं डिपार्टमेंट संभालते हैं आप, एजुकेशन डिपार्टमेंट या ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट, तो ठीक है। स्टेट्स में मिनिस्ट्री नहीं बोला जाता है, काउंसिल मिनिस्टर होता है ठीक है, पर मिनिस्ट्रियां नहीं बोला जाता उसको, वो मंत्रालय नहीं होता उसको, विभाग बोलते हैं, डिपार्टमेंट। तो अब अगर मैं एजुकेशन का मिनिस्टर हूं यूपी में और कोई और हैं जो फाइनेंस देखते हैं स्टेट का, तो मैं बोलूंगा कि सर मैं एजुकेशन का मंत्री हूं, ये काम मेरे से नहीं होगा क्योंकि हमारे स्टेट के पास फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये वाले फलाने साहब, आप इनको भेजो जीएसटी काउंसिल में। तो सीएम साहब कहेंगे ठीक है बिल्कुल भेज दिया, अभी के अभी भेज दिया। अब क्या होगा कि ऐसे मिनिस्टर को यानी कि नॉमिनेट किया गया है, स्टेट की सरकार ने बोला है कि अब आप जाओ जीएसटी काउंसिल में जाके बैठो, वहां की सारी रिपोर्टें लेके आओ, हम लोग यहाँ बैठ के डिस्कस करेंगे, और हमारे पॉइंटर लेके जाओ, यहाँ से लिख के लेके जाओ, सबके सब वहां पे हेल्प करना उनकी, और बता देना कि हमको जीएसटी मिला नहीं है पिछली बार का भी। तो ऐसे करके मतलब क्या हो रहा है कि इसमें खाली खाली मंत्री लोग जा रहे हैं। अब ये मंत्री तब तक इस ऑफिस में बैठेंगे जब तक इनके पास अपने ऑफिस का कार्यकाल है। ये मंत्री लोग सारे के सारे जीएसटी काउंसिल के मेंबर तब तक हैं जब तक ये अपने अपने एग्जैक्ट ऑफिस पे हैं, यानी जब तक फाइनेंस मिनिस्टर है तब तक वो जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन है। बिल्कुल बात सही है। और जो मिनिस्टर नॉमिनेट किया गया है स्टेटों से आए हैं, जो 2800 मिनिस्टर आ रहे हैं, जनरली तो आते हैं फाइनेंस और ये वाले डिपार्टमेंट के लोग ही आते हैं। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अगर कोई मिनिस्टर है, अब मान लो 1 साल 2 साल तक कर्नाटका में एक मिनिस्टर रहे फाइनेंस के, ठीक है। 2 साल बाद उस फाइनेंस मिनिस्टर को कर्नाटका सरकार ने बोला कि अब आप एक काम करो, अब आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखो, अब आप कोयला अपना विभाग देखो, अब आप फाइनेंस का काम छोड़ दो, ठीक है। देन 2 साल के बाद, अभी सरकार के पास 3 साल कार्यकाल और बचा है, तो 2 साल के बाद अब वो जो नए कोई फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि वो पुराने वाले तो कोयला विभाग देख रहे हैं, तो अब वो वाले मिनिस्टर साहब जाएंगे इस जीएसटी काउंसिल में। दैट मीन्स कि जब जब मेरे पास ऑफिस है फाइनेंस का, या मैं नॉमिनेट हूं क्योंकि मैं स्टेटों की तरफ से जा रहा हूं, तभी तक मैं यहां बैठ सकता हूं। कोई टेन्योर फिक्स हुआ? नहीं फिक्स हुआ। इनका रिमूवल मेथड क्या है? नॉट एप्लीकेबल ब्रो। जब तक ये रहेंगे, जब तक ये लोग हैं, जीएसटी काउंसिल रहेगा ही रहेगा। एंड आर दे अपॉइंटमेंट फॉर आर दे एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट? नॉट एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि एक बार आपने अगर अपना मंत्रालय ऑफिस छोड़ दिया तो यहां तो आपको घुसने नहीं पाओगे, नहीं आ पाओगे, ठीक है। सीएजी साहब कॉम्पोजिशन क्या है? सीएजी साहब के लिए कहा जाता है कि भाई एक सीएजी लाओ, आगे उनका ऑफिस बनाओ, सब कुछ देखो, जो करना करो। अब सीएजी साहब के ऑफिस में ये एक हेड है एक सर्विस के, जिसका नाम है IAS। इस ऑफिस के पास बहुत तगड़ी पावर है, बहुत ज्यादा पावर है। नाउ 6 साल के लिए बन सकते हैं या 65 की उम्र तक बन सकते हैं, जो पहले आ जाए। सेम ग्राउंड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि कौन रिमूव करेगा इनको, यानी कि किन ग्राउंड्स पर रिमूव होंगे ये? वही जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए यूज होते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी भी होती है 2.5 लाख अराउंड पर मंथ, तो वही सेम सैलरी मिल रही होगी इनको, ठीक बात है। एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट? एब्सोल्युटली नो, बिल्कुल भी नहीं। क्यों दिया जाएगा? बहुत आप ऐसे क्यों कर रहे हो? आप एक बार बन जाओ, उसके बाद आगे मत जाना। आप सीएजी के ऑफिस के बाद हो सकता है आप कहीं और आपको कहीं कुछ और पोस्ट मिले, पर सरकार के अंडर नहीं मिलेगी, ठीक है। ये वो एक्ट्स हैं जो एडवोकेट जनरल के लिए यूज होते हैं। कैसे? 165 हाँ होना चाहिए। 177 राइट्स ऑफ एडवोकेट जनरल एज रिस्पेक्ट ऑफ द हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड इट्स कमिटीज।
नाउ पावर्स, प्रिविलेज, इम्यूनिटीज ऑफ एडवोकेट जनरल, वही के वही जो अभी हमने देखा कि हाँ वही सारी पावर है जो एक MLA के पास होती है। ठीक बात, ये भी हो गई। नाउ इसके बाद और भी चीजें हैं। अटॉर्नी जनरल के लिए ये अलग से हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में, ये वही जो अभी हमने पीछे देख लिए सारे। अब यहां पे हम ये देखो आप 243ZD 243ZE DPC मेट्रो प्लानिंग कमेटी, ये आप मुझे बताओ क्या हमने पढ़ी है ये हमने कहां पढ़ी है? ये देखो पढ़ी तो है हमने, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में नहीं आया है। अब आप मुझे एक बार बताओ कि हमने ये पढ़ा है जहां पढ़ा है म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है? तो कोई ये मत कहना कि देखो ये नहीं पढ़ाया सर ने, रह गया। हेंस ये चैप्टर यहां खत्म होता है, और इस चैप्टर को खत्म करके आज हमने खत्म किया है अपना पार्ट 7। अब पार्ट 7 इज ओवर। ओके, अगली क्लास से आएगा हमारा पार्ट 8 इस बुक का, आपकी फेवरेट बुक का। संविधान में पार्ट 7 पार्ट 8 डिफरेंट है। सो विद दैट आई टेक योर लीव, यू स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, गुड लक।